देखो इधर वर्क पावर एनर्जी के मेनली हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं। सबसे पहले एक बार मैं हल्का सा रिव्यू करा देता हूं इसको। सबसे पहले हमने वर्क पावर एनर्जी में बात करी वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की, जिसको हमने लिखा फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। जैसे फिलहाल के लिए ग्रेविटी हमारे लिए एक कांस्टेंट फोर्स है फिलहाल, तो आगे जाके हम देखेंगे ग्रेविटी इज नॉट अ कांस्टेंट फोर्स, ये तो वेरी करता है, कंजर्वेटिव है ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी इस चैप्टर में हमारा काम mgh से चलेगा। बॉडी ऊपर गई तो ग्रेविटी का वर्क माइनस mgh, नीचे आई तो ग्रेविटी का वर्क प्लस mgh। तो कोई भी तुम्हें कभी कांस्टेंट फोर्स दिखा, सीधे फोर्स वेक्टर और डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लो। उसके बाद अगर वेरिएबल फोर्स दिखा तो पहले छोटा सा वर्क डन ढूंढो, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर करके आप पहले छोटा सा वर्क डन ढूंढो, फिर उसको इंटीग्रेट करो। अगर पार्टिकल एक्स वाई जेड प्लेन में घूम रहा है तो इस डी आर वेक्टर को क्या लिखोगे, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, है ना। फिर डॉट प्रोडक्ट लेके सॉल्व करोगे। इसके बाद हमने बात करा वर्क एनर्जी थ्योरम कि सारे के सारे फोर्सेस का वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। इसके बाद हमने बात करी कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क होता है नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। इसके बाद हमने देखा सारे के सारे फोर्सेस में से कंजर्वेटिव आउट कर लो, बाकी बचे फोर्सेस का वर्क डन क्या होता है, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। ये सब पढ़ा। कई चीजें अभी और हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन आना है, ये कंजर्वेटिव फोर्स से रिलेटेड और चीजें आनी है, ये वेरिएबल फोर्स से रिलेटेड और चीजें आएंगी हमारे सामने। कंजर्वेटिव फोर्स के नाम पे प्रैक्टिकली हम दो ही फोर्सेस बोलते हैं कंजर्वेटिव हैं, ग्रेविटी और स्प्रिंग। आगे जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक को भी बोलेंगे, बट कई फोर्सेस ऐसे हैं मैथमेटिकली, जैसे फॉर एग्जांपल इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको कि एक फोर्स है एफ बार इक्वल्स वाई आई कैप एक्स जे कैप, ये एक फोर्स है, ठीक है। थोड़ा गड़बड़ सा फोर्स है, आई कैप के साथ वाई आ रहा है, जे कैप के साथ एक्स, मतलब फोर्स का एक्स कंपोनेंट वाई कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है। अब देखो आई कैप का कोएफिशिएंट ये क्या देगा, फोर्स का एक्स कंपोनेंट वो वाई कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है। मतलब ये फोर्स कुछ इस तरीके का है कि अगर पार्टिकल यहां पर है एट 2,3, तो ये फोर्स कितना लग रहा होगा इस जगह पर, ये फोर्स लग रहा होगा 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, ऐसा उल्टा सा हिसाब है इसका। मतलब पार्टिकल पे जो फोर्स का एक्स कंपोनेंट है वो वाई कोऑर्डिनेट के बराबर है, और जो वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स है वो एक्स कोऑर्डिनेट, ऐसा हाइपोथेटिकल सा कोई फोर्स है, वाई आई कैप एक्स जे कैप। पार्टिकल को मैंने डिस्प्लेस किया ओरिजिन से लेट अस से 3,4 तक। मुझसे कहा गया बताओ इस तरह के फोर्स ने कितना वर्क डन किया, तो बताओ कितना वर्क किया, जरा कोशिश करो, क्वेश्चन लिख लो। गिवन अ वेरिएबल फोर्स एफ बार इक्वल्स वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, गिवन अ वेरिएबल फोर्स एफ बार इक्वल्स वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, find the work done by this force when particle is displaced from origin to 3,4, when particle is displaced from origin to 3,4। करो dw को लिखो f बार, क्योंकि जैसे ही तुमने देखा यार ये तो वेरिएबल फोर्स है, पहले ढूंढो वर्क डन इन दैट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr वेक्टर। dr वेक्टर को क्या लिखोगे प्रबंत बेटे, dx आई कैप प्लस dy j कैप। उसमें नहीं कहना सर इसको भी dy, अरे भैया डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल x पे था, अब x प्लस dx पे है, तो x के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ dx, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो वही रहेगा dx आई कैप प्लस dy j कैप। दिखा बेटे, y
dx, ये क्या होता है, y dx लगा है, इस y dy का इंटीग्रेशन होता है y²/2। y dx था वो, सुनो ध्यान से, ये आएगा dw, dw की वैल्यू आएगी f वेक्टर डॉट dr वेक्टर। f वेक्टर क्वेश्चन में हमें गिवन है y I कैप प्लस x j कैप डॉट dr वेक्टर आएगा dx I कैप प्लस dy j कैप। ये dr वेक्टर है जरा सा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जब जब पार्टिकल ऐसे सिर्फ x एक्सिस के अलोंग चल रहा होता है, ये x इक्वल टू एक्स से हल्का सा आगे बढ़ता है, x इक्वल टू एक्स प्लस डी एक्स आता है। तुम कहते हो x के अलोंग इसका हल्का सा डिस्प्लेसमेंट हुआ dx। सेम वे में अगर ये पार्टिकल ऐसे एक्स वाई प्लेन में जा रहा है, ये यहां पे था x कॉमा वाई पे, जब ये x कॉमा वाई से हल्का सा यहां पे गया x प्लस डी एक्स कॉमा वाई प्लस डी वाई पे, सेम वे अगर z कोऑर्डिनेट भी बदल रहा होता, बट मुझे उससे मतलब नहीं है क्योंकि फोर्स सिर्फ x और y के अलोंग है। तो अगर ये पार्टिकल z एक्सिस के अलोंग गया भी तो वर्क नहीं होगा। हम पढ़ चुके हैं कि जिस डायरेक्शन में फोर्स ही नहीं है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट से तो कोई वर्क होने का सवाल ही नहीं उठता ना। इस क्वेश्चन में z एक्सिस के अलोंग फोर्स है ही नहीं, तो मुझे वो dz की जरूरत है नहीं। ठीक है, सो जैसे खाली 1D मोशन पढ़ रहे होते हो तो तुम कहते हो पार्टिकल x से हल्का सा आगे गया x प्लस dx पर। 2D मोशन में हम कहेंगे x कॉमा y से हल्का सा आगे गया, x कोऑर्डिनेट हल्का सा बदला, y हल्का सा बदला। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, x प्लस dx माइनस x, तो क्या आ गया dx I कैप, सेम वे dy j कैप। तो ये वर्क डन आ गया नाउ dw इक्वल टू y dx प्लस x dy, ये आ गया वर्क डन। अब थोड़ी सी दिक्कत में आ गए हम, भाई y dy होता तो मैं इंटीग्रेशन y²/2 लिखता बेटे। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, मतलब इस तरह के छोटे छोटे वर्क को हम ऐड, इसको एक साथ कर लो ऐसे, दिस यू कैन राइट एज इंटीग्रल y dx प्लस x dy। कुछ आइडिया लग रहा है इसका, कुछ आइडिया, तुम लोग पढ़ चुके हो प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन में, इसको तुम लिख सकते हो इंटीग्रल डी ऑफ एक्स वाई लिख सकते हो बेटे। याद करो हमने ऐसे लिखा था डी बाय डी टी ऑफ यू कॉमा यू इंटू वी, दैट इज u इंटू डी बाई डी टी ऑफ v प्लस v इंटू डी बाई डी टी ऑफ u। ये u और v क्या है, कोई टाइम के फंक्शंस हैं, dt 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 उड़ा दो। सो d ऑफ u v क्या आ जाएगा, u dv प्लस v du। सो ये y dx x dy को d ऑफ x y लिखा। अब तुम इस पार्टिकल के किसी भी टाइम पर x और y कोऑर्डिनेट के प्रोडक्ट को एक नया वेरिएबल मानो। लेट्स से तुमने कहा ये पार्टिकल कभी भी यहां पर है तो इसका x इंटू वाई, इसको मैं एक नया नाम दे रहा हूं अल्फा। व्हाट इज अल्फा, इस पार्टिकल की किसी भी टाइम पे जो पोजीशन है उसके x और y कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट। सो इसका मतलब अब तुम कहोगे कि जो dw है दैट इज इक्वल टू डी अल्फा, दिस dw दैट इज y dx प्लस x dy। सो dw इज d ऑफ x y। तो इसका मतलब जब ये पार्टिकल हल्का सा डिस्प्लेस होगा तो इस पे जो जरा सा वर्क डन होगा वो होगा डी अल्फा। व्हाट इज अल्फा, एक्स और वाई का प्रोडक्ट। सो व्हाट विल बी द टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन आएगा इंटीग्रल डी अल्फा क्या आएगा अल्फा, इंटीग्रल डी अल्फा इज अल्फा, इंटीग्रल डी एक्स इज एक्स। व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ अल्फा, 0 इंटू 0। अल्फा क्या है, इसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट है अल्फा। मैंने एक आरजू बेटे नया वेरिएबल डिफाइन कर दिया अल्फा, जो इस पार्टिकल के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का किसी भी टाइम पे प्रोडक्ट है। सो व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ अल्फा 0, व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ अल्फा 12। तो वर्क डन आ गया 12 माइनस 0 12 जूल, ये आंसर आया। अभी इसमें और भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट छुपा हुआ है जिसके लिए मैंने ये क्वेश्चन दिया आपको, कमिंग टू दैट। ठीक है, इसको नोट करो।
अब एक और जो जरूरी पॉइंट है इस क्वेश्चन में वो सुनो। 12 जूल वर्क डन आया, गविष्ट बेटे कहीं हमने ये बात करी कि ये पार्टिकल 0,0 से यहां 3,4 तक ये पहुंचा कैसे? ये 3 और ये 4 ये यहां से वहां गया कैसे? हमने तो बात ही नहीं करी, कोई डिस्कशन नहीं आया इस बात का। तो क्या तुम इसको ऐसे ले गए फिर ऐसे ले गए? क्या तुम इसको सीधा ले गए? क्या तुम ऐसे कुछ ले गए? मेरा तो आंसर 12 जूल आ गया। ये तो तब होता है जब फोर्स कंजर्वेटिव हो। वर्क डन इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे सिर्फ डिपेंड कर रहा है, ये पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो इस तरह के फोर्स को हम क्या कहेंगे? कंजर्वेटिव। प्रैक्टिकली मैं दो ही फोर्सेस लेके चलूंगा, ग्रेविटी और स्प्रिंग, बट मैथमेटिकली ऐसे कई एक्सप्रेशंस हमारे सामने आएंगे कि अगर वो फोर्स उस तरह के एक्सप्रेशन का है तो आई विल कॉल इट कंजर्वेटिव फोर्स। ये अलर्ट रहना, ध्यान रखना, ये टॉपिक आगे आएगा। आज तो हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। जैसे एक एग्जांपल दिया, आपसे मैं पूछूंगा कंजर्वेटिव फोर्स तो आप कहोगे भाई ग्रेविटी है, स्प्रिंग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, और मैथमेटिकली वी कैन हैव सच टाइप ऑफ फोर्सेस विच विल बी लाइक कंजर्वेटिव फोर्सेस, जैसे वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं हम। ठीक है, तो नोट कर लो, सच टाइप ऑफ फोर्स वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, such type of force y I cap plus x j cap can be treated as a conservative force, can be treated as a conservative force। आएंगे इस पे, इस तरह के फोर्सेस की बात करेंगे, इक्विलिब्रियम वगैरह, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल आएगा। फिलहाल जो आज का टॉपिक है हमारा वो शुरू करते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इस पे बेस्ड आपके सामने शीट में आएंगे। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, राइट दिस हेडिंग, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे। देखना इधर ध्यान से, ये एक फिक्स पॉइंट O है, ये ऐसे एक मासलेस सी रस्सी है, और यहां पे एक छोटा सा पार्टिकल है, मास m, रस्सी की लेंथ है l, सिंपल पेंडुलम की तरह ये सस्पेंडेड है। ठीक है, यू कैन एज्यूम ये इस तरह से है, ये ऐसे फिक्स पॉइंट है एंड ये ऐसे ऐसे सिंपल पेंडुलम की तरह ऑसिलेट। सारा का सारा मास इस पार्टिकल पे अटैच्ड है, रस्सी का मास बिल्कुल नहीं है। ये फिक्स पॉइंट मतलब तुमने ऐसे दीवार पे ऐसे कील ठोक के ये रस्सी ऐसे टांगी हुई है, मजबूत रस्सी है काफी बट मासलेस है, और ये पार्टिकल का मास है m। ठीक, मैंने क्या किया, मैंने पहले इस पार्टिकल को जरा सी स्पीड दी u। इस टॉपिक में कुछ नया नहीं आएगा हमारे सामने, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में आएगा, जानते हैं हम। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करना हमें पता है, जब हमें दिखा कि यार खाली ग्रेविटी और स्प्रिंग ही काम कर रहे हैं तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर दो। और एक छोटा सा ज्योमेट्रिक रिलेशन आएगा, 3 मेन रिलेशंस आएंगे, दैट्स ऑल। तो पहले मैंने पार्टिकल को धीरे से हल्की सी स्पीड दी, क्या होगा, ये ऐसे जाके कहीं रुकेगा, ये सिंपल पेंडुलम की तरह ऑसिलेट करेगा। मान के चल रहे हैं कोई फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है, ना यहाँ पे जहां पे ये रस्सी इस फिक्स पॉइंट से बंधी है, ना हवा का कोई फ्रिक्शन है। तुमने इसको अगर स्पीड u दे दी तो फिर आइडियली तो ये फिर हमेशा के लिए ऐसे ऑसिलेट करता रह जाएगा। और तेज स्पीड दी और आगे जाएगा, वापस आ जाएगा। और तेज स्पीड दी, सीखेंगे कितनी स्पीड दें कि ये जस्ट रस्सी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आ जाए, वो सीखेंगे। और उससे भी तेज स्पीड देंगे, ये और ऊपर जाएगा, यहां कहीं पहुंचेगा और फिर गिरेगा। कैसे गिरेगा डिस्कस करेंगे। और बहुत तेज स्पीड देंगे, पूरा गोल घूम के आएगा। तो कई चीजें हम डिस्कस करेंगे। कितनी स्पीड दे कि ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन को क्रॉस ना करे, उससे पहले ही वापस आए और सिंपल पेंडुलम की तरह घूमता रहे। कितनी स्पीड दें कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन को क्रॉस करके आगे निकल जाए, और कितनी स्पीड दें कि पूरे सर्कल में घूम जाए। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले मैंने स्पीड, चलो सबसे पहले चेक करते हैं कितनी स्पीड दें कि
कि ये जस्ट हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे यहां पे पहुंच के ये रुके, स्टॉप। अगर ये जस्ट हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे पहुंच के, मेरा सवाल एक, मैं कह रहा हूं ना नया कुछ नहीं है, जो भी पढ़ना है आपको पता है, तो आप ही बताओ इस पार्टिकल को हम लोएस्ट पोजीशन पे कितनी स्पीड दें ताकि ये एग्जैक्ट 90 डिग्री घूम के यहां पे रुके। उससे भी पहले मुझे ये बताओ अविराज, तुम बताओ कि जब ये रुकेगा यहां पर एक्सेलरेशन कितना है इसका, इस जगह पर जब ये रुका, इसका इस जगह पर बहुत आराम से, कुछ भी नहीं है टॉपिक में, नथिंग बट एंजॉय दिस, एक एक छोटी छोटी बात पे गौर करना। इस जगह पे जब ये रुकेगा तो अविराज इसका एक्सेलरेशन, रस्सी का टेंशन और इसका एक्सेलरेशन कितना है, भव्या बताएगी। पहले बोल बेटे, रस्सी का टेंशन कितना है। थिंक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। कभी भी मैंने सिखाया तुम लोगों को सर्कुलर मोशन में, सर्कल में घूमती दिखाई दे बॉडी, फोर्सेस को तोड़ दो, किधर, टेंजेंशियल डायरेक्शन और रेडियल डायरेक्शन। ठीक, इस पार्टिकल पे बेचारे पे दो ही तो फोर्स है, रस्सी का टेंशन और वेट, तीसरा तो कोई फोर्स ही नहीं है। तो बता बेटे। यस, टेंशन इस मूवमेंट पे आएगी 0 और एक्सेलरेशन इस मूवमेंट पे आएगा g। क्योंकि देख, इस मूवमेंट पे स्पीड 0 हो गई, यानी mv²/r 0 हो गया, यानी रेडियल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं आना चाहिए पार्टिकल पे। लॉजिक लगाना सीखो, ऐसे रट्टे मत मारो। मैंने आपको सिखाया है सर्कल में घूम रहा है पार्टिकल, फोर्सेस को किधर तोड़ो, रेडियल और टेंजेंशियल। ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है इस वक्त, और ये रेडियल सॉरी, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है और ये रेडियल डायरेक्शन है सर्कल का, ये रेडियल है, सॉरी दिस इज टेंजेंशियल। रेडियल डायरेक्शन में क्योंकि स्पीड ही नहीं है इसकी, बाहर कोई फोर्स है नहीं, सो इस वक्त टेंशन कितना होगा, 0। एंड बिकॉज ऑफ mg इस वक्त इसका एक्सेलरेशन आएगा टेंजेंशियल वाला g। तो इस पोजीशन पर अगर ये पार्टिकल रुकेगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आएगा, g। और क्योंकि रेडियल डायरेक्शन में मुझे कोई फोर्स नहीं चाहिए, इकलौता टेंशन ही था, तो टेंशन मस्ट बी इक्वल टू 0। अब सॉल्व करते हैं कितनी स्पीड दें कि ये पार्टिकल यहां तक पहुंचे। तो गौर से सुनना मेरी बात, आपने जब इस पार्टिकल को वेलोसिटी दी कुछ भी u, इस वक्त रस्सी का टेंशन T0 ऐसे लगेगा, ये यहां पहुंचा, स्पीड इसकी ऐसे कुछ v हो गई, रस्सी का टेंशन T हो गया। क्योंकि ये टेंशन हर वक्त वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, यानी टेंशन हर वक्त मोशन के परपेंडिकुलर है, तो टेंशन फोर्स का वर्क डन क्या आएगा, 0। तो वर्क कौन कर रहा है, अकेला, ग्रेविटी। तो इसकी मैकेनिकल एनर्जी क्या आएगी, कंजर्व। तो मैंने कहा ठीक है, इस पोजीशन को मैं ले लेता हूं A, इस पोजीशन को मैं ले लेता हूं B। तो मैं कहूंगा काइनेटिक एनर्जी एट A प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट A इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट B प्लस पोटेंशियल एट B। क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात चल रही है, तो मेरे को एक रेफरेंस लेना है, रेफरेंस मैंने इसको ले लिया। काइनेटिक एनर्जी कितनी है यहां पर, हाफ mu², पोटेंशियल 0, रेफरेंस लाइन पर है तो पोटेंशियल 0। वहां पहुंचा तो काइनेटिक कितनी हो गई, 0। ये पोजीशन रेफरेंस लाइन से कितनी, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे हाइट चाहिए खाली रेफरेंस से। तो ये पार्टिकल कितना ऊपर है, L, तो दिस इज mgl। तो इसे सॉल्व करो, u आ जाएगा √2gl। तो इसका मतलब अगर तुमने इस पार्टिकल को √2gl स्पीड दी तो ये पूरा यहां जाके रुकेगा और वापस आ जाएगा। अगर √2gl से कम दी तो सिंपल पेंडुलम की तरह ऐसे ऐसे पहले ही रुक जाएगा, फिर सिंपल पेंडुलम की तरह घूमेगा। √2gl से तेज दी फिर ये ऊपर जाएगा, फिर क्या होगा वो आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे जब स्पीड √2gl से कम है। इतना नोट कर लो पहले, ठीक है। लोएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल को कितनी स्पीड दें ताकि रस्सी पूरा 90 डिग्री घूम के रुके, देन द स्पीड मस्ट बी √2gl। आराम से नोट करो।
ओके, नोट करो बेटी जल्दी। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, कुछ कुछ नया तो है नहीं है, तो दिमाग लगाने को बहुत कुछ मिलेगा। √2gl स्पीड दोगे, 90 डिग्री घूमेगा वापस। टाइम बता पाओगे तो कितना टाइम लगा यहां से वहां तक जाने में? बहुत ऐसी तैसी हो जाएगी टाइम निकालने में। करना कभी आराम से, वक्त कितना लगा इसको, आसान नहीं होगा बताना। ठीक है, तो अभी के लिए तो जाने दो। चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल कुछ रिलेशंस बना लेते हैं, ठीक है। फिर ये अब मैं इसको कैटेगराइज करूंगा कि सिंपल पेंडुलम की तरह वो चलेगा, या वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पोजीशन क्रॉस करेगा, या पूरे सर्कल में घूमेगा। सबसे पहले कुछ जनरल बातें कर लेते हैं। ये पार्टिकल को मैंने यहां से, पार्टिकल का मास m है, ये ऐसे स्पीड दी इसको u। लेट्स से ये सर्कल में घूमता घूमता यहां किसी जनरल पोजीशन पे पहुंचा, सर्कल में घूमता घूमता, और इसकी स्पीड हो गई v। ये तो पक्की बात है, स्पीड घटती जाएगी जैसे जैसे ऊपर जाएगा। भाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, इसका मतलब जैसे जैसे ये पार्टिकल ऊपर जाएगा ग्रेविटेशनल एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी, जब काइनेटिक और पोटेंशियल का सम कांस्टेंट है। ठीक, ये पोजीशन पे इसकी स्पीड v है। मान लो बच्चे ये एंगल थीटा है, रस्सी की लेंथ l है। पहले तो एक सिंपल सा ज्योमेट्रिक रिलेशन बना लेते हैं कि ये पार्टिकल वर्टिकली कितना असेंड कर गया। जब ये यहां से यहां गया तो वर्टिकली कितना असेंड कर गया, h। इसकी फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन से वर्टिकली, क्योंकि ग्रेविटेशनल एनर्जी में मुझे यही हाइट चाहिए। नाउ ये l है बेटे, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा, ये डिस्टेंस आएगा l cos थीटा। cos थीटा इज बेस्ड अपॉन हाइपोटेनस से कर लोगे। नाउ l cos थीटा प्लस h, रस्सी की पूरी लेंथ है, सो l cos थीटा प्लस h की वैल्यू कितनी आएगी l, यहां से h कितना आ जाएगा l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये एक रिलेशन आ गया हमारे पास सबसे पहला। तो अब से आगे हमें कभी भी दिखेगा कि पार्टिकल अपनी वर्टिकल पोजीशन से थीटा घूम गया, तो हम हाइट, कितनी हाइट असेंड कर गया अपने लोएस्ट लेवल से, l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डायरेक्ट यूज कर लेंगे। दूसरा, मैं मैकेनिकल एनर्जी जरा कंजर्व कर लूं, सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। क्योंकि रस्सी का टेंशन फोर्स तो वर्क कर नहीं रहा कोई, खाली ग्रेविटी वर्क कर रहा है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसकी, हाफ m v स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh। अब सीधे मैं ये mgh लिख दूं ना, और इसको मैं बाय डिफॉल्ट रेफरेंस लेके चल रहा हूं, अब बार बार बताने की तो जरूरत है नहीं आपको। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m u स्क्वायर प्लस 0। m कैंसिल हो जाएगा यहां से, और तुम्हारे पास बड़ा बेसिक सा रिलेशन आएगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तुम कहोगे सर ये तो ऐसा लग रहा है आपने v स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस 2as अप्लाई कर दिया हो। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वो नहीं किया, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as मैं 1D मोशन पे लगाता हूं। 2D या 3D पे भी लगाते हो तो पहले चेक करते हो भाई एक्सेलरेशन कांस्टेंट था क्या, इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट वांस्टेंट कुछ नहीं है, रस्सी का टेंशन भी है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से ऐसा रिलेशन आ गया तो आ गया यार। v का डायरेक्शन देखो कुछ और है, u का डायरेक्शन देखो कुछ और है, g का डायरेक्शन कुछ और ही है। तो इसलिए ये नहीं कहना सर ये तो v स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस 2s, इतना लंबा घुमा के क्यों आए, सीधे बोलते v स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस 2s लगा दो। कुछ टैलेंटेड बच्चे जो पढ़ते नहीं है ध्यान से, वो 4 महीने बाद यही बोलेंगे, वो पता है ये v स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस 2s कोई तो यूज किया है, ये उसको अब चांस की बात है ऐसा रिलेशन आ रहा है, डायरेक्शन ही अलग है, v का कुछ और डायरेक्शन है, u का कुछ और है, h का कुछ और है, बट अपने को क्या हम यूज करेंगे। ये प्रोजेक्टाइल में भी यूज होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में भी ऐसे। मान लो तुमने पार्टिकल को ऐसे u स्पीड से ऊपर फेंका किसी जनरल पोजीशन पे, इसकी स्पीड v है, मुझे कोई परवाह नहीं है शुरू वाला एंगल क्या था अभी वाला एंगल क्या है, मुझे कोई परवाह नहीं है। आपने कहा ये हाइट है h, आपने कहा बताओ ये स्पीड कितनी है, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं v स्क्वायर इक्वल टू
u स्क्वायर माइनस 2gh मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से हाफ एम यू स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच। ये प्रोजेक्टाइल को मैंने यहां से ऐसे यू स्पीड से फेंका, किस एंगल पे मुझे पता नहीं, ये नीचे आके गिर गया ऐसे, यहां पे नीचे गिरा, इसकी स्पीड v है, नीचे गिर गया। मैंने कहा बताओ नीचे इसकी स्पीड क्या है, तुम रिलेशन लगा सकते हो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस इस बारी नीचे आ गया है पार्टिकल। अगर पार्टिकल अपनी इनिशियल पोजीशन से नीचे आ गया तो यार ग्रेविटेशनल घट गई है तो काइनेटिक बढ़ गई होगी ना। तुम डायरेक्ट लगाओ वी स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस 2gh, कर लो हाफ एम यू स्क्वायर प्लस एम जी एच, और यहां पे क्या होगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 0, इसको रेफरेंस मान लो, ये आ जाएगा। तो ये रिलेशन तुम ग्रेविटी तुम्हें दिखा फाइनली पार्टिकल ऊपर है तो वी स्क्वायर इज यू स्क्वायर माइनस 2gh, तुम्हें दिखा फाइनली पार्टिकल नीचे है तो वी स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस 2gh। बट बी केयरफुल, देख लेना सिर्फ ग्रेविटी वर्क कर रहा है तभी। तो जब भी बॉडी पे सिर्फ ग्रेविटी वर्क करे, बॉडी आड़ी टेढ़ी कैसे मर्जी चले, दिस रिलेशन इज वैलिड। समझे? सर्कल में भी वैलिड है, प्रोजेक्टाइल में भी वैलिड है, इट्स ओके। बट ये ध्यान रखना कब लगाओगे लावण्या बेटे, व्हेन ओनली ग्रेविटी इज डूइंग वर्क। तो ये दो रिलेशन आए मेरे पास, पहला दूसरा। दूसरे रिलेशन की इंपॉर्टेंस मैंने आपको इधर भी बताई, इतना पहले नोट कर लो अच्छे से। कभी भी तुम्हें ग्रेविटी फोर्स खाली काम करता दिखे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का डायरेक्ट शॉर्टकट है ये, वी स्क्वायर इज यू स्क्वायर माइनस 2gh या वी स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस 2। नहीं लगाना मत लगाओ, तुम सीधे लिखो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज के फाइनल प्लस यू फाइनल, आ जाएगा तब भी। ठीक है ना संप्रीत बेटे? नोट्स बनाओ बेटे अच्छे से, ये सब भी पॉइंट्स नोट करो अच्छे से। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ बेटे जीवन। तीसरा एक रिलेशन रह गया, ये तो मिटा दूं प्रोजेक्टाइल वाला पॉइंट, कर लो नोट। तीसरा रिलेशन कोई बताएगा क्या हो सकता है काव्या बेटे? एक ही रिलेशन बचा है अब इसमें, तीसरा कौन सा हो सकता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का, है ना। इस जगह पर इस पार्टिकल पे रस्सी का टेंशन इधर है T, वो तो रस्सी की लेंथ के अलॉन्ग ही आएगा, वेट है ऐसे वर्टिकली डाउन, ये टेंशन, इसको हमने, ये हो गई रेडियल डायरेक्शन, ऐसे पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूम रहा है ना अबाउट दिस सेंटर, तो ये रेडियल डायरेक्शन है, ये टेंजेंशियल। एज वी लर्न अर्लियर ऑल्सो, फोर्सेस को तोड़ो, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी क्या आएगा थीटा, तो वेट का कंपोनेंट इधर क्या आएगा mg cos थीटा, और इधर क्या आएगा mg sin थीटा। mg को रिजॉल्व कर दिया, इसको हटा लो। अब क्या लिखेंगे हम कहेंगे रेडियल डायरेक्शन में इनवर्ड फोर्स माइनस आउटवर्ड फोर्स इज mv स्क्वायर बाय r, ये तो हमेशा करते आ रहे हैं सर्कुलर मोशन में, है ना। तो क्या इक्वेशन बनेगी, t माइनस mg cos थीटा विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय l, सर्कुलर पाथ का रेडियस l, और जो बच गया फोर्स mg sin थीटा दैट इज इक्वल टू m टाइम्स at। टेंजेंशियल डायरेक्शन के फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होता है m at, टेंजेंशियल, है ना। सो mg sin थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, m टाइम्स a टेंजेंशियल। तो इस पोजीशन पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है g sin थीटा, रेडियल एक्सेलरेशन क्या है v स्क्वायर बाय l, रेडियल एक्सेलरेशन तो v स्क्वायर बाय l। तो रेडियल डायरेक्शन के फोर्सेस का रिजल्टेंट ऐसे, बस इतनी सी थ्योरी है इस पूरे चैप्टर की, इस पूरे टॉपिक की, वर्टिकल, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, नोट कर लो इसको भी। सेंट्रीपिटल का कंडीशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ये ज्योमेट्रिक रिलेशन, दैट्स ऑल। ठीक है, अब जरा एक क्वेश्चन करो। √2gl स्पीड में देखा हमने पार्टिकल कहां तक जाएगा, 90 डिग्री तक जाएगा। ये क्वेश्चन जरा एक सॉल्व करना। हमने यहां से ये l लेंथ, ये पार्टिकल को स्पीड दी u इक्वल्स √2gl, उतनी स्पीड दी कि ये 90 डिग्री तक जा सकता है। ठीक है, तो जरा बताओ
जब ये पार्टिकल 37 डिग्री पे आएगा, ये रस्सी 37 डिग्री पे आएगी वर्टिकल से, उस वक्त रस्सी में टेंशन कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो। इफ u इक्वल्स √2gl, if u equals √2gl, find tension force in the string, find tension force in the string when string is at 37 degrees from vertical, when string is at 37 degrees from vertical। करो सॉल्व। यार बसंत या भूषण जी को मार्कर कहना दे दे, मार्कर पकड़ाई दो, पीछे पड़े। दोनों एक साथ गायब हो जाते हैं, देखो कैसे। करो सॉल्व। थर्टी सेवन डिग्री, वही सब कॉन्सेप्ट लगने हैं बेटा, वो उन कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट लगाओ ना, डायरेक्ट लगाओ, आंसर आएगा। पहले स्पीड निकाल लो 37 डिग्री, पहले हाइट निकाल लो 37 डिग्री पर, फिर स्पीड निकाल लो, फिर टेंशन निकाल लो, डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई करो ना। कर गीतांश बेटे, कोशिश कर। सबसे पहले वहां हाइट निकालो, कितनी हाइट है, L1 माइनस कॉस थीटा से। जब ये पार्टिकल ऐसे, रस्सी ऐसे हो गई वर्टिकल से कितने एंगल पर, ये एंगल आ गया 37 डिग्री। ये हाइट निकाल लो आप, h क्या आएगी हाइट, h इज इक्वल टू L1 माइनस कॉस 37 डिग्री, ये थीटा 37 डिग्री, ये कितना आ गया, L1 माइनस कॉस 37 क्या होता है 4/5, ये कितना आ गया L/5। अब इस जगह पे स्पीड निकाल लो, v स्क्वायर इज u स्क्वायर माइनस 2gh, u स्क्वायर कितना है 2gl माइनस 2g, h कितना है L/5, ये कितना आ जाएगा 10 माइनस 2 8gl/5। अब सेंट्रीपिटल की कंडीशन लगा दो, टेंशन अंदर की ओर, mg cos थीटा फोर्स बाहर की ओर, तो ये कितना आ जाएगा T माइनस mg cos थीटा will be equal to what, mv square by L। so T माइनस mg cos 37 कितना 4/5, that is m by L, v स्क्वायर कितना आया 8gl/5, L कैंसिल हो गया, तो ये टेंशन कितना आ गया 4 mg plus 8 mg 12 mg/5, दैट्स ऑल। टेंशन फोर्स आ गया रस्सी का 12 mg/5। ओके, इस जगह पे मैं आपसे पूछूं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना है v स्क्वायर बाय L, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है g sin थीटा। अच्छा लावण्या बेटे, अगर मैं आपसे पूछूं जस्ट शुरू में जब मैंने पार्टिकल को ये स्पीड दी थी, ठीक इस जगह पर रस्सी का टेंशन फोर्स T0 कितना है, जरा ये तो बताओ। ठीक इस जगह पर रस्सी का टेंशन फोर्स कितना है T0, हाँ फंडामेंटल सप्लाई करो बेटे, क्यों mg, ये T0 ऊपर है, ये mg नीचे है। अगर ये पार्टिकल इस जगह पे रेस्ट पे होता तो T0 इक्वल टू mg होता, रेस्ट पे थोड़ना है, u स्पीड दी है, सर्कल में जा रहा है। अब इक्वेशन बनेगी T0 अब प्लीज सेंट्रीपिटल देखो तरन बेटे, सर्कल में घूम रहा है ये, और इस जगह पे ये रेडियल डायरेक्शन है, तो इनवर्ड फोर्स क्या है टेंशन, आउटवर्ड फोर्स क्या है mg, इस जगह पे टेंजेंशियल फोर्स कोई नहीं है पार्टिकल पे, सो T0 माइनस mg इज mu स्क्वायर बाय L। सो अगर मैं पूछता जस्ट उस जगह पे टेंशन कितना है, तो T0 माइनस mg इज इक्वल टू क्या आता mu स्क्वायर बाय L। तो T0 माइनस mg, u स्क्वायर की वैल्यू 2gl है, ये आ जाता 2mg प्लस mg 3mg।
So what is the tension in the string at the lowest position? 3 mg. समझ में आई बात? नोट कर लो इसको भी। टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द लोएस्ट पोजीशन 3 mg है। बेसिक है बेटा, कुछ नहीं है। सेंट्रीपिटल की कंडीशन लगानी है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करना है, वो हाइट का रिलेशन ढूंढना है, दैट्स ऑल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। जब तुम पार्टिकल को यहां पे स्पीड देते हो √2gl से कम लेते हैं, बराबर भी नहीं, कम, √2gl से कम, तो वी नो दैट ये इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन तक नहीं पहुंच पाएगा, पहले ही रुक जाएगा। इस केस में जब तुम इस पार्टिकल को √2gl से कम देते हो ना, ये ऊपर जाते 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 ये बीच में ही कहीं रुक जाएगा। जैसे जैसे, समग्र इधर ध्यान, सबका ध्यान सामने होना चाहिए बेटे, जैसे जैसे ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, रस्सी का टेंशन भी घटता जा रहा है, पार्टिकल की स्पीड भी घटती जा रही है, दोनों घटते जा रहे हैं। टेंशन भी घटता जा रहा है रस्सी का, पार्टिकल की स्पीड भी, और इन दोनों में स्पीड विल बिकम 0 फर्स्ट। रस्सी का टेंशन भी घटता जाएगा, स्पीड भी घटती जाएगी। हम इसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, कि टेंशन भी घट रही है, स्पीड भी घट रही है। बताओ पहले कौन 0 होगा? पहले स्पीड 0 होगी। ये जैसे ही ऐसे सर्कल में घूमता घूमता, मान लो बेटे यहां पे आके रुका, ऐसे रुका, तो इस जगह पे एट सम एंगल θ0 अगर इसकी स्पीड 0 हो गई, स्पीड 0 होने का मतलब है सेंट्रीपिटल रेडियल डायरेक्शन के फोर्सेस बैलेंस, बिकॉज रेडियल डायरेक्शन का नेट फोर्स क्या होता है? mv²/r। v 0 हो गया, इसका मतलब रेडियल डायरेक्शन का नेट फोर्स क्या हो गया? 0। इसका मतलब इस जगह पर अब ये रस्सी का टेंशन और ये mg cos θ0 will become equal, t will be equal to what? t will be equal to mg cos θ0। इसलिए अगर तुम इस पार्टिकल को स्पीड √2gl से कम दोगे, रस्सी का टेंशन कभी 0 नहीं होगा। रस्सी का टेंशन कभी 0 नहीं होगा, मतलब रस्सी हमेशा टाइट रहेगी, मतलब ये पार्टिकल हमेशा सिंपल पेंडुलम की तरह ऐसे झूलता रहेगा। तुम इमेजिन करो, सिंपल पेंडुलम में रस्सी कभी स्लैक पड़ती है क्या? कभी रस्सी स्लैक नहीं पड़ेगी। √2gl से कम स्पीड दोगे, पार्टिकल ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा 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 जाएगा, जैसे ही स्पीड 0 हो जाएगी, टेंशन 0 नहीं होगी। स्पीड 0 होने पर भी टेंशन कितनी बची होगी? mg cos θ0। क्यों किया स्वया बेटे ऐसे? स्पीड 0, तो मतलब रेडियल डायरेक्शन के फोर्सेस बैलेंस, इसलिए बोला t इक्वल टू दिस। नहीं तो बोलते ये तो सवाल ही नहीं उठता कि टेंशन इससे छोटा हो जाए, सवाल ही नहीं उठता। टेंशन हमेशा इससे बड़ा ही रहेगा, दिस t, क्योंकि हमने पढ़ा है जब पार्टिकल सर्कल में घूमता है, रेडियली इनवर्ड फोर्स रेडियली आउटवर्ड से हमेशा बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन अंदर की ओर होता है ना। टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई भी बड़ा हो सकता है, आगे वाले फोर्स भी पीछे वाले भी, एनीवन। इस केस में पीछे वाले बड़े होंगे, कभी और हो सकता है आगे वाले, आप पार्टिकल को खींच के ले जाओ ऊपर। सो टेंजेंशियल डायरेक्शन में मोशन की तरफ वाला फोर्स बड़ा होगा या उल्टे डायरेक्शन वाला, एनीथिंग इट कैन बी, बट रेडियल डायरेक्शन में हमेशा कौन बड़ा होगा? इनवर्ड। और अगर स्पीड 0, तो रेडियल डायरेक्शन के फोर्सेस होंगे बैलेंस। तो इसलिए तुम √2gl से कम स्पीड दोगे, टेंशन कभी 0 नहीं होगा। ऊपर जाते 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 जैसे ही स्पीड 0, पार्टिकल रुकेगा, वापस आ जाएगा, और दूसरी तरफ भी फिर उतने ही एंगल θ0 तक जाएगा, बिकॉज कोई एनर्जी डिसिपेट नहीं हो रही, कोई वेस्टेज नहीं हो रहा एनर्जी का, तो एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी। और अगर तुमने स्पीड दी इक्वल टू √2gl, तो क्या होगा? तो फिर टेंशन, इस केस में टेंशन एंड स्पीड दोनों एक साथ इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर 0 होंगे, जो मैंने सबसे पहले बताया था। तो समझ रहे हो? तो व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ, √2gl से कम स्पीड दी पार्टिकल को, तो सिंपल पेंडुलम की तरह स्विंग करेगा, रस्सी में टेंशन कभी भी 0 नहीं होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल रुकेगा, जब रुकेगा तो रस्सी का टेंशन होगा mg cos θ0, उसके बाद दिस पार्टिकल इज बैक। एग्जैक्ट √2gl स्पीड दोगे तो फिर ये एग्जैक्ट 90 डिग्री पे जाके रुकेगा, टेंशन और स्पीड दोनों एक साथ 0 होंगे, और ये वापस। ओके, इतना नोट करो पहले।
when u is less than root 2 gl, when u less than root 2 gl, tension in a string will never become zero. When u is less than root 2 gl, tension in a string will never become zero. So particle will oscillate like a simple pendulum. आयुष नोट्स बना रहे हो कि नहीं? नोट्स बनाओ, कल चेक होंगे सब. Particle will oscillate, okay बेटे शाबाश. Particle will oscillate like a simple pendulum. At extreme position t equal to mg cos theta naught. At extreme position t equals mg cos theta naught. ठीक है, अगली लाइन में when u equals root 2 gl, when u equals root 2 gl, both t and v, both t and v will become zero simultaneously when a string is horizontal. Both becomes zero simultaneously when a string is horizontal. ठीक, तो लेस देन रूट 2 जीएल में तो पंगा ही नहीं है. पार्टिकल सर्कुलर पाथ कभी नहीं छोड़ेगा. पार्टिकल हमेशा सर्कल में घूमता रहेगा. पार्ट ऑफ सर्कल है, पूरा सर्कल ना सही, पार्ट ऑफ सर्कल है बट है तो सर्कल. अब अगर तुमने गौर से सुनना मेरी बात, अब अगर तुमने इस पार्टिकल को यहां पे स्पीड दी रूट 2 जीएल से ज्यादा, अब गौर से सुनना क्या होगा. अब ये तो बात पक्की है कि ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन को क्रॉस करेगा, पक्का क्रॉस करेगा. हॉरिजॉन्टल पोजीशन को क्रॉस करेगा. मैं वर्टिकल तक पहुंचाना चाहता हूं इसको, पता नहीं पहुंचेगा नहीं, देखते हैं. अब अगर ये ए से चला, बी को अगर ये क्रॉस कर गया, नाउ वी कैन प्रूव मैथमेटिकली, कभी फुर्सत से मैं प्रूव करके दिखाऊंगा भी आपको. अगर ये बी को क्रॉस करके सी की ओर बढ़ रहा है, टेंशन और स्पीड लगातार घटते जा रहे हैं. जब स्पीड तुमने रूट 2 जीएल से तेज दी है, ये बी को क्रॉस करके आगे बढ़ेगा, टेंशन भी कम होता जा रहा है, स्पीड भी कम. इस बार ही टेंशन पहले जीरो होगा. ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है. रूट 2 जीएल से कम स्पीड दो तो टेंशन और स्पीड में स्पीड पहले जीरो होती है, पार्टिकल रुक जाता है. टेंशन जीरो नहीं होता, यानी रस्सी टाइट रहती है, पार्टिकल वापस. रूट 2 जीएल से तेज स्पीड दोगे तो बी से सी की जर्नी में, जब ये बी से सी की ओर बढ़ रहा है, कहीं बीच में इस जगह रस्सी का टेंशन हो जाएगा खत्म, लेकिन स्पीड अभी है. तो अब क्या होगा कोई बताएगा? टेंशन खत्म, लेकिन पार्टिकल के पास स्पीड है, रस्सी हो जाएगी स्लैक. ये ऐसे बिहेव करेगा जैसे रस्सी है ही नहीं. स्लैक रस्सी का क्या काम, और रस्सी तो मासलेस है. रियल लाइफ में रस्सी का मास है, स्लैक होने के बाद भी थोड़ा फोर्स देगी अपने वजन की वजह से, लेकिन ये मासलेस रस्सी है. इस पोजीशन के बाद पार्टिकल विल मूव इन, पार्टिकल विल मूव इन प्रोजेक्टाइल. स्ट्रेट लाइन कब से चलने लग गया? स्ट्रेट लाइन मोशन तब होता है जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के डायरेक्शन से. भाई साहब ये अंदर रखो, ये सबका काम नहीं है कोई, बैग में अंदर बेटे. वेलोसिटी इधर है, ग्रेविटी इधर है. जब वेलोसिटी का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन सेम ना हो, स्ट्रेट लाइन मोशन कैसे हो सकता है? कर्व्ड मोशन. ये प्रोजेक्टाइल में जाएगा, ये प्रोजेक्टाइल में जाएगा. जब भी तुम एक पार्टिकल को ऐसे कुछ वेलोसिटी दो और इस पे कांस्टेंट फोर्स mg लग रहा हो, इट विल गो इन प्रोजेक्टाइल, नथिंग एल्स, प्रोजेक्टाइल. तुम एक पार्टिकल को ऐसे हवा में फेंक दो, ओनली mg इज एक्टिंग, नो अदर फोर्स, ये प्रोजेक्टाइल में जाएगा. तो इस पोजीशन के बाद ये प्रोजेक्टाइल में जाएगा, सी तक नहीं पहुंचेगा, यहां से नीचे गिर पड़ेगा. नीचे गिरते 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 यहां कहीं आएगा, रस्सी में एक झटका आएगा, जर्क. वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, समझ रहे हो? तो अगर हम चाहते हैं कि पार्टिकल बी से सी के दौरान सर्कुलर मोशन ना छोड़े, तो टेंशन
और स्पीड में ये ज्यादा सेंसिटिव है, इसको बचाओ, क्योंकि टेंशन और स्पीड में पहले कौन जीरो होगा? टेंशन, उसको बचाओ। मैं चाहता हूं अगर ये पार्टिकल को सर्कल में घूमना है तो पक्का √2gl से तो मेरे को तेज स्पीड देनी ही देनी है। √2gl से स्पीड तेज देने पर ऊपर जाते वक्त टेंशन और स्पीड में धोखा कौन देगा? पहले टेंशन। ये जीरो हो जाएगा। ये जीरो होते ही पार्टिकल सर्कल छोड़ के प्रोजेक्टाइल में चला जाएगा। टेंशन को बचाओ। मैं कहूंगा अगर पार्टिकल को सर्कल में घूमना है तो बी पोजीशन के बाद टेंशन शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। ठीक, तो सुनना गौर से। अब कंडीशन आएगी, पहले इस बात को नोट कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। ठीक है, इसको नोट करो, ये डायग्राम बनाओ। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, ये सब इतनी डिटेल में याद नहीं रहेगा। 4 महीने बाद बस याद आएगा √2gl, एक अभी आएगा √5gl, बस यही बातें याद रह जाती हैं। ये डिटेलिंग भूल जाते हैं कि √2gl से कम स्पीड पे पहले स्पीड जीरो हुई थी, √2gl से ज्यादा स्पीड पे पहले कौन जीरो होना चाह रहा है? टेंशन। इसको प्रूव करके दिखाना कभी फुर्सत से टाइम मिले तो, ऐसा क्यों हो रहा है सोचना। ठीक है, वो उन्हीं इक्वेशंस में आंसर छुपा है इसका, उन्हीं इक्वेशन, वो जो बनाई थी इक्वेशन, उसके बियॉन्ड है ही नहीं कुछ, उन्हीं इक्वेशंस में आंसर छुपा है इसका। लिख लो इस बात को अच्छे से अपने नोट्स में। If u is greater than √2gl, if u is greater than √2gl, then particle will cross position B, then particle will cross position B and between B and C, between B and C, T will become 0 before speed if u is less than a particular limit. If u is less than a particular value. ठीक, अगर तुमने √2gl से तेज स्पीड दी, पार्टिकल बी को क्रॉस कर जाएगा। बी और सी के बीच में टेंशन और स्पीड में से हो सकता है कोई भी जीरो ना हो। तुमने इतनी ज्यादा तेज स्पीड दी, सोचो बहुत तेज स्पीड दे दो, बहुत तेज, फिर तो पूरा सर्कल घूमता जाएगा। तो हो सकता है दोनों जीरो ना हो, इसीलिए मैंने क्या लिखवाया, टी और वी में टी जीरो होगा अगर ये स्पीड एक सर्टेन वैल्यू से छोटी है, ऐसा लिखवाया मैंने। वो हम प्रूव करेंगे, वो सर्टेन वैल्यू आएगी √5gl। √2gl से तो बड़ा रखना ही है, √2gl से कम पे तो ये बी ही क्रॉस नहीं करेगा। आपने बी क्रॉस करवा दिया, अब बी क्रॉस करवा दिया, बी और सी के बीच अगर ये सी क्रॉस नहीं कर पाया, ये सी तक नहीं पहुंच रहा, तो पक्का टी और वी में टी पहले जीरो होगा, ये वी की वजह से ऐसे मुड़ जाएगा, प्रोजेक्टाइल में गिर जाएगा। ठीक, तो अब हमें ढूंढनी है वो स्पीड जो इसको सी तक पहुंचाए, यानी पूरे सर्कल में घुमाए। सो राइट द हेडिंग, कंडीशन फॉर कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्या हुआ बेटा, उदास क्यों बैठी है? एनर्जी, फुल एनर्जी, पॉजिटिव। कंडीशन फॉर कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्या कंडीशन होनी चाहिए कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन की, कौन बताएगा मुझे? ये हाईएस्ट पॉइंट है सी, वंश बताओगे बेटा, या छोड़ो ऐसे तंग ना करूं तुमको बेटे, पढ़ाई पे ध्यान दो बेटे। ये तुम लोग ना बात समझते नहीं हो, सबका दिमाग अच्छा है, किसी का भी कम नहीं है, बट चलाते ही नहीं, निपटाते हो। प्यार से, आराम से, फोकस करके, पेशेंस के साथ कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो। अब मैं चाहता हूं ये सर्कल में घूमे, तो सीधी सी बात है, मैं कहूंगा बी से सी टेंशन कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। टेंशन जीरो नहीं हुआ तो स्पीड तो जीरो होगा ही नहीं, क्योंकि टेंशन और स्पीड में पहले साथ कौन छोड़ेगा? टेंशन। और ये भी मुझे पता है, यहां से पार्टिकल चलेगा, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, 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 टेंशन भी कम होता जा रहा है, स्पीड भी कम। हाईएस्ट पॉइंट पे आते हैं। हाईएस्ट पॉइंट पे मान लो इस पार्टिकल की स्पीड है v, टेंशन भी नीचे की ओर आएगा,
वेट भी नीचे की ओर आएगा, mg, दोनों नीचे की ओर होंगे। लोएस्ट पोजीशन पर उल्टा हिसाब है, टेंशन ऊपर है, वेट नीचे है, तो तुमने लिखा था T माइनस एम जी इज एम वी स्क्वायर बाय आर। हाइएस्ट पॉइंट पे तो दोनों नीचे हैं, सो फॉर हाइएस्ट पॉइंट क्या लिखोगे, एट सी, T प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय एल, लिखोगे कि नहीं? वही सेंट्रीपिटल की कंडीशन मैंने लगाई, T प्लस एम जी। नाउ टेंशन की वैल्यू क्या आ गई हाईएस्ट पोजीशन पर, एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाय एल आ गई। अगर मैं चाहता हूं ये पूरे सर्कल में पार्टिकल घूमता रहे, तो हाईएस्ट पॉइंट पर अगर टेंशन 0 से ज्यादा है तो बाकी जगह पर तो 0 से ज्यादा रहेगा ही, क्योंकि बेटे यहां पे टेंशन होता है सबसे कम, इस रस्सी में टेंशन यहां होता है सबसे ज्यादा। जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाता है टेंशन घटते घटते यहां सबसे कम। अगर मान ले यहां पे 1 न्यूटन तो बाकी जगह 1 न्यूटन से ज्यादा, और अगर रस्सी में टेंशन है तो मतलब पार्टिकल तो सर्कल में घूमेगा, फिर तो सर्कल छोड़ ही नहीं सकता पार्टिकल। तो रस्सी में टेंशन है मतलब रस्सी टाइट है, मतलब ये पार्टिकल हमेशा इस फिक्स जगह से एल दूर है, मतलब सर्कल में घूम रहा है। समझ गए? तो इसलिए हम कहेंगे भाई, अच्छा कोई कोई बात नहीं, सॉरी, T इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय एल, तुम लोग तो सब मिलकर ऐसे डांटने लग गए, एम वी स्क्वायर बाय एल माइनस एम जी। नाउ आई विल से दैट दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मैं चाहता हूं अगर ये पार्टिकल पूरे सर्कल में घूमता रहे तो हाईएस्ट पॉइंट पे अगर टेंशन 0 से ज्यादा है तो बाकी जगह पे तो फिर और ज्यादा रहेगा ही रहेगा। बात समझ गए? ये नहीं कहना सर स्पीड, टेंशन और स्पीड में कौन साथ छोड़ेगा, पहले टेंशन, उसको बचाओ, स्पीड संभल गई, क्योंकि टेंशन ने पहले साथ छोड़ना था। ठीक, इसका मतलब एम वी स्क्वायर बाय एल मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम जी। एम एम कैंसल, मतलब वी स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एल होना चाहिए। नाउ हाईएस्ट पोजीशन और लोएस्ट पोजीशन के बीच वो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन वाला रिजल्ट लगाओ, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक, तो यहां वी स्क्वायर की जगह यू स्क्वायर माइनस 2gh डाल दो, और h की वैल्यू कितनी है हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच, 2l है। तो इस इक्वेशन में वी स्क्वायर की जगह मैंने लिखा यू स्क्वायर माइनस 2gh, h को कितना लिखा 2l, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू gl। तो यहां से आ गया यू स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 5gl, तो ये आ गया u ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5, ये रिजल्ट आ गया। तो अगर आप एक पार्टिकल को लोएस्ट पोजीशन पर √5gl या उससे तेज स्पीड दोगे, पूरे सर्कल में घूमेगा, पूरे सर्कल। ठीक है, समझ में आ रही है बात? पक्का? स्पीड के हिसाब से देखता, चलो वो समझाता हूं बाद में, पहले इतना नोट कर लो। तुम लोग का कब एग्जाम है भाई? 24 को फिजिक्स का? यार फिर एरर्स पढ़ाना पड़ेगा कल, इसको रोक के। एरर्स वाला टॉपिक मैंने रोका था, मैंने कहा था चलो करा देंगे, कल करा देता हूं फिर ना, ताकि 24। हाँ, फिजिक्स का कब है? तो कल मैं फिर एरर्स वाला टॉपिक, क्या क्या आ रहा है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ठीक है, कल की क्लास में मैं एरर्स पढ़ा के 1D 2D का बता दूंगा, क्या कि ताकि औरों के भी एग्जाम आएंगे ही, बस अब आएंगे ही थोड़े बहुत एग्जाम। कल मेरी क्लास नहीं होती, मजे करो फिर एरर्स के। हाँ, एक क्वेश्चन आएगा, एंजॉय करो। अब क्या करें बताओ, कोई सोल्यूशन ही नहीं है। कल ट्यूसडे देखते हैं। क्या इक्वल टू 0 इज द बाउंड्री केस, अगर टेंशन यहाँ इक्वल टू 0 भी है तो भी चलेगा। पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, रस्सी में टेंशन 0 है लेकिन स्पीड 0 नहीं है, रस्सी स्लैक पढ़ना चाहती है लेकिन स्पीड है, पार्टिकल आगे बढ़ेगा, टेंशन फिर अपीयर हो जाएगी। ठीक है, तो इक्वल टू 0 भी चलेगा। तुम अगर पार्टिकल को √5gl की स्पीड दोगे ना लोएस्ट पोजीशन पे, मान लो तुमने यहां पे पार्टिकल को स्पीड दी इक्वल टू √5gl, तो हाईएस्ट पोजीशन पे टेंशन 0 हो जाएगा, स्पीड नहीं, टेंशन 0 हो जाएगा, रस्सी स्लैक होना चाहेगी, बट स्पीड की वजह से पार्टिकल आगे बढ़ेगा।
ये घूमेगा, पार्टिकल नीचे उतर आएगा, टेंशन फिर अपीयर हो जाएगी रस्सी में, क्योंकि नीचे उतरते वक्त टेंशन और स्पीड अब बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो इसलिए अगर तुमने इक्वल टू √5 GL स्पीड भी दी तो ये पार्टिकल पूरे सर्कल में घूमेगा, इसीलिए ग्रेटर देन और इक्वल टू। देखते हैं बेटा, तो अब अगर आपने पार्टिकल को स्पीड √5 GL या उससे ज्यादा दी तो ये पार्टिकल पूरे सर्कल में घूमेगा। एक क्वेश्चन करो जरा, हमने पार्टिकल को लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड दी एग्जैक्ट √5 GL, एग्जैक्टली √5 GL की स्पीड दी, पूरे सर्कल में घूमेगा। अब तो पता है हमें इस पार्टिकल ने पूरे सर्कल में जाना है, तो जब ये पार्टिकल ऐसे पूरे सर्कल में घूमता घूमता यहां आया हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर, ए से चला बी पर आया, जरा बी पोजीशन पर इसका नेट एक्सेलरेशन तो बताओ कितना है। ठीक है, सो पार्टिकल इज गिवन स्पीड √5 GL एट बॉटम, डायग्राम बनाओ फिर मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूं। फाइंड नेट एक्सेलरेशन एट पोजीशन बी, नेट एक्सेलरेशन एट पोजीशन बी। नेट एक्सेलरेशन का मतलब है आरजू बेटे सेंट्रिपिटल और टेंजेंशियल का रिजल्टेंट। नेट एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में क्या होता है, √AC² प्लस AT। AC और AT 90 डिग्री पे होते हैं ना एक दूसरे से, तो वेक्टर रिजल्टेंट √A² प्लस B²। करो सॉल्व। लोएस्ट पोजीशन पे पार्टिकल को स्पीड √5 GL दी, देन बी पोजीशन पर नेट एक्सेलरेशन बताओ पार्टिकल का। √10G आंसर आएगा, है ना। देखो सबसे पहले यहां पे हमने स्पीड ढूंढ लेनी है v, कैसे आएगी, v² इज u² माइनस 2gh से। a और b के बीच हाइट कितनी आएगी, l, इसलिए वो h इक्वल टू L1 माइनस कॉस थीटा की क्या ही जरूरत है, तो सीधे ही दिख रहा हाइट इज l। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 5GL माइनस 2GL, तो v² कितना आ गया 3GL। तो इस जगह पे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन AC कितना आ गया v² बाय L दैट इज 3G। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज बिकॉज ऑफ द टेंजेंशियल फोर्स, और टेंजेंशियल फोर्स अकेला mg है इस वक्त mg पूरा रेडियल डायरेक्शन में है, इस वक्त पहुंच के mg पूरा टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आएगा इस वक्त g। तो नेट एक्सेलरेशन कितना आएगा, नेट एक्सेलरेशन आएगा अंडर रूट ऑफ सेंट्रिपिटल स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल स्क्वायर दैट इज √10G, आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, और एक चीज देखना इंटरेस्टिंग इसमें, अगर हम इसको लोएस्ट पोजीशन पे स्पीड देते हैं, मान लो √8GL, अब तो 5GL से और तेज दे दी, अब तो पूरे सर्कल में घूमेगा। ठीक, गौर से देखना, अगर √8GL स्पीड दी, आप चेक करना रस्सी का टेंशन आएगा 9mg, क्योंकि आप लिखोगे T माइनस mg, लोएस्ट पोजीशन में क्या होगा, टेंशन रेडियली इन mg रेडियली आउट, सो T माइनस mg इज mv² बाय L। तो जो भी ये स्पीड दोगे, वहां देखो अभी पीछे क्वेश्चन किया था ये √2GL था, तो टेंशन आया था 3mg। तुम जो भी यहाँ स्पीड दोगे ना, तुम दोगे स्पीड √GL, टेंशन आएगा 2mg, कोई स्पीड नहीं दोगे टेंशन आएगा mg, है ना। मतलब एक तरह से ऐसे समझो कि टेंशन वेट को बैलेंस भी कर रहा है और सेंट्रिपिटल भी दे रहा है। सो mg बैलेंस करा और 8mg का फोर्स दिया ये mv² बाय L देने के लिए। सो 8mg बैलेंस करा और 8mg सेंट्रिपिटल के लिए 9mg। जब ये यहां पहुंचेगा तो ये स्पीड √8GL से घटते घटते ये बचेगी √6GL। अभी पिछले क्वेश्चन में ये √5GL था, तो ये √3GL था आपका आया, दो कम, ये √8GL होगा, ये √6GL। कई बार क्या है ना, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट हेल्प हो जाती है, नहीं तो आप बोलो सर ये सब तो हम v² इक्वल टू u² माइनस 2gh से निकाल ही लेंगे। और टेंशन चेक करोगे यहां पर आएगा 6mg, 6, तो ये भी 6, क्योंकि इस जगह पर वेट का सेंट्रिपिटल डायरेक्शन में कोई काम नहीं है,
इस जगह पर वेट रेडियली आउट है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेट रेडियली इन होगा, इस जगह पे वेट का रेडियल डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, वेट पूरी तरह से क्या है, टेंजेंशियल। हाईएस्ट पोजीशन पर आएगा, जिसने अलर्ट होके ध्यान दो, ये स्पीड 2 यूनिट और कम, √6 GL से घट के √4 GL, टेंशन चेक करोगे 3 यूनिट कम, 9 mg, 6 mg, यहां पे टेंशन आएगा 3 mg, ये टेंशन आएगा। फिर इसके बाद जब ये पार्टिकल नीचे आएगा, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर ये फिजिकल क्वांटिटी सब सेम हो जाएंगी, यहाँ स्पीड था √6 GL, यहाँ भी √6 GL, ये टेंशन था 6 mg, ये भी टेंशन 6 mg। कहीं और भी हो, मान लो बीच में यहाँ पे तुम कहते हो टेंशन है सर 8 mg, 9 mg और 6 mg के बीच 8 mg, तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर यहाँ भी टेंशन होगा 8 mg। तो अगर पूरे सर्कल में ये घूमेगा, स्पीड 2-2 घटाते जाओ, 8 से 6, 6 से 4, टेंशन 3, 9 mg, 6 mg, 3 mg, फिर वापस आते हुए 6 mg, 9 mg। ओके, नोट कर लो इसको भी। अब देखना इधर, अब अगर मैंने पार्टिकल को लेट से यहां पे स्पीड दी √4GL, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, मतलब हम पार्टिकल को अब स्पीड दे रहे हैं √2GL से ज्यादा और √5GL से कम। अब सारे केसेस हो गए कवर, ये लास्ट है। √2GL से कम स्पीड दोगे, सिंपल पेंडुलम, √5GL से भी तेज स्पीड दोगे, पूरा सर्कल, तो एक ही बचा बस ये, √2GL से कम स्पीड तो पेंडुलम, √5GL से भी तेज तो पूरा सर्कल। अब हमने स्पीड इन दोनों के बीच दी है, अब क्या होगा, अब ये ऐसे सर्कल में जाएगा, बी हॉरिजॉन्टल पोजीशन को तो क्रॉस करेगा क्योंकि स्पीड √2GL से बड़ी है, उसके बाद बीच में कहीं पहुंच के क्या होगा, टेंशन रस्सी का खत्म, और उसके बाद ये कहां जाएगा, प्रोजेक्टाइल। तो अगर मैं सवाल आपसे पूछूं कि ये पार्टिकल की लोएस्ट पोजीशन से मैक्सिमम हाइट क्या होगी ड्यूरिंग इट्स एंटायर जर्नी, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम दिस पोजीशन, बताओ। सर्कल भी पढ़ा है, प्रोजेक्टाइल भी पढ़ा है, तो दिमाग लगाओ, नया आज के टॉपिक में हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, पहले याद दिलाते, एरर्स पढ़ा देता, वो खत्म कर देते, परसों काम आ जाता आपके। तो स्पीड अगर √4GL दी है, क्वेश्चन लिख लो, फाइंड मैक्सिमम हाइट ऑफ द पार्टिकल, फाइंड मैक्सिमम हाइट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स लोएस्ट पोजीशन ड्यूरिंग इट्स मोशन। लास्ट क्वेश्चन आज का, मैक्सिमम हाइट ड्यूरिंग इट्स मोशन, सर्कल भी होगा थोड़ी देर, प्रोजेक्टाइल भी, बातें नहीं बेटे। सबसे पहले पता करो सर्कल से प्रोजेक्टाइल में ट्रांजिशन किस जगह पर ये सर्कल छोड़ेगा, जहां रस्सी का टेंशन खत्म, स्पीड तो 0 नहीं होगी इसकी। तो पता करो, सबसे पहले मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल से किस एंगल पर टेंशन 0 होगी, बस 60, ऐसे अपने आप ही सोचा था, सॉल्व करो, सोचा था, वाह। कुछ भी देखो इधर, ये पूरा सर्कल मैं बना दे रहा हूं जस्ट फॉर रेफरेंस, पूरे सर्कल में जाएगा थोड़ा ना पार्टिकल। यहां पे आपने इसको स्पीड दी √4GL, गौर से देखना इधर, ये जब यहां कहीं पहुंचा, मान लो मैं ये एंगल थीटा ले रहा हूं, अब क्योंकि मैंने एंगल थीटा ले लिया हॉरिजॉन्टल से, तो वो जो तुम्हारी इक्वेशन थी ना H = L 1 - cos थीटा, वो बदलेगी, क्योंकि वो एंगल ले रहे थे वर्टिकल से, अब आएगी ये H, ये पूरी हाइट L + L sin थीटा। अब इस जगह की हाइट, इस जगह से ये पूरी हाइट होगी ना बेटा, ये पूरी हाइट, ये हाइट कितनी है, रस्सी की लेंथ L के बराबर, ये L है तो ये क्या होगा, L sin थीटा इज दिस अपॉन दिस। तो इस जगह की अदिति बेटे, इस जगह से वर्टिकल हाइट वो आएगी H = L 1 + sin थीटा।
मतलब अब L1 माइनस कॉस थीटा की जगह इसको यूज करेंगे, क्योंकि मैंने थीटा अलग कर दिया ना, हॉरिजॉन्टल से ले लिया। वर्टिकल से लेते ना वो ऑब्ट्यूज आता, वो भी लेना चाहो लो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी चलेगा, बट इट्स बेटर। क्लियर है? तो इसलिए इट्स बेटर अगर वो हॉरिजॉन्टल क्रॉस कर गया आप ऐसे यूज करो। नाउ दूसरी कंडीशन क्या थी? मैकेनिकल एनर्जी, वो तो सेम रहेगी फिर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, आया ना? h की वैल्यू अब तुम अलग तरीके से बताओगे, 1 प्लस साइन थीटा। भव्या ये तो यही यूज होगा ना बेटे? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बेटे क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल mgh, यहाँ पे काइनेटिक हाफ एम यू स्क्वायर, सो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल हेयर इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल हेयर आ जाएगा। चल भव्या सेंट्रीपिटल की कंडीशन बता। इस जगह पे टेंशन अंदर, हालांकि टेंशन को मैं भी 0 लिख दूंगा बट अभी t लिख दिया, वेट ऐसे mg, ये वेट को तोड़ो टेंजेंशियल और रेडियल में, ये थीटा बेटे, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा, तो mg का कंपोनेंट इधर क्या आएगा? mg cos, यानी इस जगह पर अगर मैं कभी बाद में पूछूं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है? g cos थीटा। अब थीटा बदल गया ना, इसलिए वो हॉरिजॉन्टल से लिया। नाउ mg sin थीटा अंदर की ओर आएगा, है ना? दिस इज mg sin थीटा, तो आप इस जगह पे सेंट्रीपिटल क्या लगाओगे? t प्लस mg sin थीटा इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाय l। अब कहोगे t 0 कर दो, क्योंकि मुझे वो जगह ढूंढनी है जहां पे सर्कल छोड़ प्रोजेक्टाइल में गया, वो जगह पे टेंशन 0 हो जाएगी, रस्सी स्लैग पड़ जाएगी, पार्टिकल पे इकलौता फोर्स रह जाएगा ग्रेविटी, और पार्टिकल प्रोजेक्टाइल में निकलेगा इसके बाद। ठीक, तो टेंशन को 0 किया, तो mg साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई? m v स्क्वायर बाय l, m और m कैंसल, v स्क्वायर कितना आ गया? gl साइन थीटा आ गया। ये v स्क्वायर की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रखो, तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? gl साइन थीटा। u स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी? 4gl माइनस 2g, h की वैल्यू क्या है? l1 प्लस साइन थीटा। इसको जरा सॉल्व करो, gl 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 कैंसल, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 4 माइनस टू साइन थीटा, ये हो गया कितना? 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 2, तो साइन थीटा कितना आ गया? साइन थीटा आ गया 2/3। सर मुझे 60 डिग्री लगा, कुछ भी कैलकुलेशन सारी बेटे ऐसे नहीं करो, साइन थीटा आ गया 2/3। अब आगे चलें, ये पार्टिकल ऑलरेडी अपनी लोएस्ट लेवल से कितनी हाइट तक जा चुका है? L प्लस L साइन थीटा ऑलरेडी जा चुका है। अब इसके बाद प्रोजेक्टाइल, तो ये मैं टी mg साइन थीटा जरा हटा रहा हूं, यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं एक हॉरिजॉन्टल लाइन। गौर से देखो इधर, फिर नोट कर लेना, पहले समझ लो। ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या आएगा? थीटा। तो ये पार्टिकल का स्पीड हॉरिजॉन्टल से ये कितने एंगल पर आएगी? 90 माइनस थीटा, मैं उसको बीटा नाम दे दे रहा हूं। तो नाउ ये एक प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन हो गया। एक पार्टिकल की इनिशियल स्पीड v है, हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर फेंका? बीटा। तो यहां से पार्टिकल सर्कल छोड़ के ये प्रोजेक्टाइल में ऐसे चला जाएगा, पैराबोला। और इस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट ये मैक्सिमम हाइट कैपिटल H कितनी होगी? कैपिटल H u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, u की जगह v, इसकी इनिशियल स्पीड v है, v स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बाय 2g। बीटा को क्या लिखोगे? 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा निकाल ही लोगे अगर साइन स्क्वायर थीटा पता है तो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो ये बेसिकली कॉस स्क्वायर बीटा बन जाएगा। v की वैल्यू ढूंढ ही चुके हो तुम, कहां है v की वैल्यू? ये रही, gl साइन थीटा था 2/3, तो ये पूरा हाइट मिल जाएगी। एंड देन व्हाट इज द फाइनल आंसर? इस प्रोजेक्टाइल की ये हाइट L प्लस L साइन थीटा प्लस कैपिटल H, दिस इज द आंसर। इसकी मैक्सिमम हाइट ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम द लोएस्ट लेवल, L प्लस L साइन थीटा प्लस कैपिटल H। आई बात समझ में? नोट करो बेटे आराम से, ये क्वेश्चन को दोबारा करना एक बार खुद से घर पे आज, ओके?
नोट करो आराम से, ठीक है। रब मेहर बातें नहीं, हो गया, नोट कर लिया। खुद से करना सॉल्व एक बार ही ना, दोबारा देखना, करना सॉल्व इसको, बीटा 90 ये सब पे दिमाग लगाना, अच्छा सा डायग्राम बनाना, खुद सॉल्व करोगे, कहीं ना कहीं अटकोगे, फिर देखना इसको। एक क्वेश्चन और ऐसा ही करना, घर पे ट्राई करना, आप नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है ये। यहां से हमने पार्टिकल को स्पीड दी u, ठीक, रस्सी की लेंथ l, सर्कल में गया ऐसे, ऐसे सर्कल में यहां तक आया, ये रस्सी की लेंथ l, इस जगह पे पहुंच के रस्सी का टेंशन खत्म हो गया, प्रोजेक्टाइल में गया ये पार्टिकल, वही इसका मतलब तुमने स्पीड √2gl और √5gl के बीच में कुछ दी थी, तभी तो इसने सर्कुलर पाथ छोड़ा, प्रोजेक्टाइल में गया, और क्वेश्चन कहता है इसने ऐसे जाके ये सस्पेंशन पॉइंट को हिट किया, ये पार्टिकल यहां से गया v स्पीड से, ये आके इस जगह पे O पॉइंट पे आके टकरा गया, तो बताओ u की वैल्यू क्या थी। गुड क्वेश्चन। पार्टिकल को हमने लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड दी, सर्कल में गया, इस जगह पे सर्कुलर पाथ छोड़ा, प्रोजेक्टाइल में गया, एंड प्रोजेक्टाइल में इसने सस्पेंशन पॉइंट को ही जाके हिट किया, ठीक। देन व्हाट इज द, मतलब अब ये रस्सी इसके बाद ऐसे होगी, ये रस्सी इसके बाद ऐसे स्लैक होगी, ये रस्सी ऐसे, ये रस्सी ऐसे होगी, यहाँ पे ये रस्सी ऐसे स्लैक होगी रस्सी, तो इस जगह पे आके ये पार्टिकल वहीं पे जाके टकराया, सस्पेंशन पॉइंट पर ही। देन व्हाट इज द स्पीड u, क्वेश्चन लिख लो। पार्टिकल इज गिवन स्पीड u at the lowest position, particle is given speed u at the lowest position, at some position it leaves circular path and goes in projectile, and hits the suspension point O, and hits the suspension point O. Then find its speed, then find its initial speed u. Then find its initial speed u. ये अब तुम लोग के तो एग्जाम है, थोड़ा पढ़ो, बट फिर भी परसों है ना एग्जाम, बाकी आप लोग ये शीट सॉल्व करो, कम से कम मतलब परसों तक तो खत्म ही करो, परसों तक तो 26 क्वेश्चन है, ये शीट के खत्म करो। पहले क्वेश्चन का आंसर 58 के क्लोज आएगा, 57 पॉइंट समथिंग समथिंग, जी की वैल्यू 10 लेके चलोगे तो, ठीक है। तो ये शीट के क्वेश्चंस चारों के पास है, तो ये शीट के क्वेश्चंस देयर आर 26 क्वेश्चंस, इन्हें ट्राई करो। आप लोग स्कूल एग्जाम में बैठे तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस, एरर्स का मैं लेक्चर भेज देता हूँ, फिर थोड़ा वो तो तुम लोग टैलेंटेड और 2x पे चलाओगे, है ना, निपटाओगे उसको, तो उसको कवर अप कर लेना। बाकी यूनिट्स एंड डायमेंशंस 1D वगैरह के भी मैं बता देता हूँ क्या क्या पढ़ना है उसमें से, ओके। ठीक है बेटा, ये शीट परसों तक खत्म करनी है आपने, ओके। सारे क्वेश्चंस अच्छे से ट्राई करो, मैं डिस्कस करूंगा फिर, ओके बेटे।